हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, थोड़ा सा ठंडा के चपेट में आ गया था, इसीलिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए वीडियो कंटिन्यू जाता रहेगा। तो आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका अगला पार्ट, यानी ऑब्जेक्टिव का 7वां नंबर पार्ट आ गया है आप लोगों के लिए। इसमें 61 से लेकर 70 तक क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। एक्स अक्ष का समीकरण है, आपके पास ऑप्शन होंगे बहुत सा, मतलब 4 गो है ना, बहुत सा का क्या मतलब 4 ऑप्शन, और उसमें एक सही होगा। तो चलिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए हमारा ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। x अक्ष ये है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल है ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों का जो कटान बिंदु है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये वाला पॉइंट मूल बिंदु है जिसका नियामक 0,0 होता है। तो x अक्ष पे जो भी पॉइंट होगा, लाइक दिस a कोई पॉइंट है तो इसको हम बोलते हैं 1,0। b कोई पॉइंट है जो कि मूल बिंदु से लेफ्ट में है तो हम बोलते हैं -1,0। यानी मैं ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों से कि x अक्ष पर चलते हुए किसी भी पॉइंट का आप जिक्र करो तो उसमें y का वैल्यू गारंटी के साथ 0 होगा। तो हम बोलते हैं x अक्ष का समीकरण क्या है, तो y बराबर 0। तो आपका आंसर है बुआ y बराबर 0। आप यहीं पे टिक करिएगा क्योंकि x तो बदलेगा। देखिए x का मान a पॉइंट पर 1 है, b पॉइंट पर -1 है। अगर इधर कोई c पॉइंट लूँ तो -2,0 हो जाएगा, उसके पीछे और लूँ तो -3,0 हो जाएगा। मतलब x अक्ष पे आपका x तो चेंज होगा लेकिन y कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब y ऑलवेज 0 रहने वाला है, y हमेशा 0 रहने वाला है। इसीलिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप मैथ के छात्र हो और आपसे कोई पूछता है x अक्ष का समीकरण क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, देन इसका आंसर होगा y बराबर 0। चलिए तो हो गया y बराबर 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर y बराबर 0। आप इसी में टिक मार लेंगे। तो ये पहला का हमने व्याख्या कर दिया है। अब सेकंड में आ जाइए। y अक्ष का समीकरण क्या है। अब लीजिए, अब y अक्ष का समीकरण क्या है तो इसी में समझ लीजिए। y अक्ष पे कोई पॉइंट ले लीजिए c, तो इसमें x वाला 0 हो जाएगा और y वाला 1 हो गया। तो डाउन में ले लो d पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0 -1। तो आप देख सकते हैं कि y अक्ष पे किसका वैल्यू 0 रह रहा है, x का वैल्यू 0 रह रहा है, x का वैल्यू 0 रह रहा है। लेकिन y का जो वैल्यू है उसमें क्या रहा है, चेंजिंग आ रहा है। जैसे जैसे पॉइंट हम बदलते हैं उस तरह से y का मान बदलता है लेकिन x का मान नहीं बदलता है और वो ऑलवेज फिक्स रहता है 0। तो आपका दूसरा का आंसर हो गया प्यारे बच्चों x बराबर 0। तो आज से याद रखेंगे आप लोग, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। इसका मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब 3 नंबर सवाल के सॉल्यूशन पे लाते हैं आप लोगों को। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी। चलिए तो एक हम अर्धवृत्त बना लेते हैं स्टूडेंट्स फटाफट। एक अर्धवृत्त है, 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो ये तो व्यास हो गया, तो ये तो व्यास हो गया, तो हम इसको 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है, 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चलिए ये सेंटर है, केंद्र है। अब प्रश्न में दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो हमें r का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो हमें निकालना है अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति हम लोगों को निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा πr + 2r,
पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। अर्धवृत्त की कुल परिमिति का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर प्लस 2r। आप चाहो तो r कॉमन ले सकते हो, ले लो। तो यहाँ पाई प्लस 2 बच गया है, तो पाई प्लस 2 लिख दीजिए। एंड r का वैल्यू आप यहाँ से 12 डाल दो, पाई का वैल्यू 22/7, ये तो आपको याद ही होगा, प्लस में 2। अब बाटा के नीचे 1 डाल दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो अच्छे से। 7 और 1 का एलसीएम 7 ही रहेगा, 22 यहाँ लिख दो और 7 दूनी का 14। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स 12 गुना 14 में 22 को जोड़िएगा तो आपको 4 और 2 6, 36 मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल 36 मिल जाएगा और बटे में 7। अब 36 में 12 से क्या करना है बुआ सा, गुना करना है। चलिए, तो 36 दहाई 360 होता है और 36 दूनी 72 होता है, जोड़ दीजिए तो 2 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 1 4, तो ये मिला आपको बुआ जी 432/7 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 3 नंबर सवाल का 432/7 सेंटीमीटर। 432/7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। दो रैखिक समीकरणों का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, समानांतर। तो चलिए 4 नंबर का वेरिफिकेशन देख लीजिए। ये है एक रेखा का लेखा चित्र और ये है दूसरा रेखा का लेखा चित्र, समानांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो जब ये दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी हलों की संख्या 0। हलों की संख्या क्या है, 0। तो आप 0 में टिक करके आप 1 नंबर का हकदार हो जाएंगे। तो इसका आंसर हुआ 0। और यहाँ पे मैं रुककर थोड़ा सा और बता देना चाहूँगा आप लोगों को स्टूडेंट्स कि अगर दो रेखाओं का लेखा चित्र इस तरह से हो, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, क्या बोलते हैं बुआ, प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो अगर इस तरह से दो रेखाओं का लेखा चित्र हमें प्राप्त होगा तो इसका हल होगा अद्वितीय। हो सकता है ये ना पूछ के यही पूछ दे आपसे, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि यदि दो रेखाओं का लेखा चित्र प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो आंसर है अद्वितीय, यानी सिर्फ और सिर्फ एक। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक होता है। इसके लिए आप अंग्रेजी शब्द ओनली वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक और शब्द होता है यूनिक। यूनिक शब्द का इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। और एक और सवाल मैं बता ही दूं आप लोगों को, ये रेखा है और दूसरी रेखा इसी पे है, ठीक है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं बुआ, समपाती रेखाएं। तो यदि दो रेखाओं का लेखा चित्र समपाती हो तो हलों की संख्या अनगिनत होगी। तो दिमाग में लाने का प्रयास करिए, यदि दो रेखाओं का लेखा चित्र समानांतर हो तो हलों की संख्या 0, मतलब एक भी हल नहीं। यदि दो रेखाओं का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या अद्वितीय, और यदि दो रेखाएं समपाती हो, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, बिल्कुल, तो इस स्थिति में हलों की संख्या अनगिनत होगी। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक का कहानी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अभी आपको आगे सॉल्यूशन बतलाते हैं हम। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए, दिक्कत कर रहा है, रुक जाइए।
चलिए तो सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिमिति क्या होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। 5 नंबर हमारे पास ये रहा एक समबाहु त्रिभुज। स्टूडेंट्स इसका कुछ नाम रख लो, खैर ऑब्जेक्टिव सवाल में नाम रखने से तो कोई मतलब नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो जब ये समबाहु त्रिभुज है तो भैया इसका प्रत्येक भुजा सेम होगा। तो एगो x सेंटीमीटर है तो तीनों का तीनों x सेंटीमीटर का होगा। इसका क्षेत्रफल का मतलब एरिया, ए से डिनोट करते हैं क्षेत्रफल को। ए का फुल फॉर्म होता है एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है बुआ सा 4√3। समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल के लिए सूत्र आया है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा तो x मान लिए हैं तो x का स्क्वायर हो गया बराबर क्या, तो 4√3। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये तो 4√3 पहले से है और √3/4 बराबर के पहले गुना में है। जब ये बराबर के बाद जाएगा स्टूडेंट्स तो पलट जाएगा, 4 ऊपर और √3 नीचे। √3 से √3 कैंसिल और 4 गुना 4 आपका हो गया 16 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 16। चलिए तो 4 सेंटीमीटर। चलिए तो x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गया। और जब भुजा निकल गया और निकालना क्या है इसमें, परिमिति। तो परिमिति का मतलब क्या, तीनों भुजाओं का योगफल। समबाहु त्रिभुज की परिमिति का क्या मतलब, तीनों भुजाओं का योगफल। तो x + x + x यानी कि 3x, इसमें x का मान डाल दीजिए यहाँ से 4, तो 4 तिहाई का 12 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। तो 12 सेंटीमीटर में टिक मार दीजिए आप लोग, जहाँ भी ऑप्शन मिल जाए 12 सेंटीमीटर वही आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एकदम बेजान सा एक क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20 तथा 32 का परिसर है। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं प्यारे बच्चों, यह सांख्यिकी का प्रश्न है। तो परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आपको देखना है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये जो डेटा आप लोगों के सामने उपलब्ध है, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, इसको ढूंढ निकालिए कि जितना भी डेटा दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32। तो मैं समझता हूं कि 32 सबसे बड़ा संख्या है बुआ। माइनस फॉर्मूला में होता है, घबराइएगा नहीं। अब सबसे छोटा संख्या देखिए, तो सबसे छोटा देखिए 6, 11, तो 6 ही छोटा है, सबसे छोटा संख्या 6 है। अब 32 में से 6 घटाइए, 12 में से 6 घट गया 6, ये 26 आएगा। तो 26 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर है 26। 7 नंबर में आ जाइए। वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो चलिए वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र है, वर्ग चिन्ह बराबर, सूत्र याद रखिएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये फॉर्मूला आप लोग स्टूडेंट्स याद रखेंगे। उच्च सीमा है 150 और निम्न सीमा है 130, है ना, 130। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 150 में 130 को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आएगा जोड़ के बुआ, 0, 0, 0 और 5, 3, 8 और 1, 1, 2, 280/2, 140। तो यही 140 आपका आंसर हो गया इसका। तो 140 इसका आंसर हो गया। चलिए तो ठीक है, फ्रेम से बाहर तो नहीं है कोई, बिल्कुल नहीं है।
चलिए एक और क्वेश्चन आपका देख लीजिए 8 नंबर। कहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। देखिए द्विघात बहुपद मतलब ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद है। इसमें शर्त है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a 0 होगा तो x² का कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 में x² से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर यह द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात बहुपद का अस्तित्व ही खराब हो जाएगा, तो a 0 नहीं होगा। तो याद रखिएगा, एक छोटा सा बात बता रहा हूँ कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप आराम से 2 में टिक मार दोगे। रूल होता है कि रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, यानी x का जितना पावर रहेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, तो जब द्विघात बहुपद है तो x का पावर 2 है, तो ऐसे प्रश्नों के सॉल्यूशनों की संख्या 2 ही होगी। ठीक है, तो आप इसमें 2 में टिक मार लेंगे। तो फटाफट साफ कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन आपका और बच गया है और उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपका ये पार्ट 7 क्लियर हो जाएगा। चलिए, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये जीवन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा मन। चारों तरफ लगन है, अभी बड़ा डिस्टर्ब होता है वीडियो बनाने में, रात में जागना पड़ता है भैया आपके लिए। चारों तरफ पूरा साउंड पोल्यूशन फैला हुआ है, इधर गाना बजता है उधर मारपीट हो जाता है पूरा बाराती में मारपीट हो जाता है। क्या कीजिएगा, लेकिन इसी में वीडियो बनाना है, आप तक पहुंचाना है, आपका सेवा करना है। आप लोग भी अच्छा से पढ़िए, बाजा बजने दीजिए उसको, तो हम लोग आप लोग रोक ही नहीं सकते, है ना। बाजा तो बजेगा। चलिए, तो आखिरी के 2 सवाल हैं 9 नंबर। एक वृत्ताकार वलय कि बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से कैपिटल R एवं स्मॉल r है, तो वलय का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 9। तो देखिए, हम एक वलय बनाते हैं, ये आपका वलय बन चुका है। तो भीतरी जो वृत्त है बुआ, उसके इसमें बाहरी वाला का त्रिज्या कैपिटल R दिया है, तो बाहरी वाला का त्रिज्या ये कैपिटल R हो गया और भीतरी वाला का स्मॉल r हो गया। अब कहता है वलय का क्षेत्रफल, तो वलय आपका कितना होता है? यही होता है आपका वलय, जिसको हम पेंट कर रहे हैं ना, ये आपका वलय हो गया बुआ, ये आपका वलय हो गया। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो आप जरा सोचिए कि यदि हम बाहर वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतर वाला वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दे, तो जितना हम रंगे हैं उतना ही बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? जरा सोचिए, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो जितना रंगा हुआ जगह है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही तो वलय है, तो मैं लिख रहा हूं वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई कैपिटल R² माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल तब पाई इंटू स्मॉल r²। कुछ कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई कॉमन ले सकते हैं, ले लो पाई कॉमन, तो इसमें बच गया आपका कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है तो यहीं पे टिक मार लो। कहीं यहाँ
पे ऑप्शन ना दिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ाया होगा, तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। पाई इंटू, अब आप एक फार्मूला तो पढ़े ही होंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आपको मालूम होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन राइट आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अगर यहाँ पे ऑप्शन ना मिला तो यहाँ तो मिलना ही मिलना है। तो आप वलय का क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चलिए, तो ये हो गया आपका 9 नंबर। और 10 नंबर का सोल्यूशन देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक होंगे। 2x स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक होंगे। क्या होंगे शून्यक? 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका शून्यक निकालना है तब बराबर में पहले जीरो डालना पड़ेगा। इसको जीरो के बराबर करेंगे तभी तो इसका शून्यक हमें मिल पाएगा। तो अब इसको मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर के बाद जाके प्लस 1, एक्स स्क्वायर के पीछे 2 गुना में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा बराबर के बाद बटा के नीचे। और जब भी स्क्वायर हटाएंगे स्टूडेंट्स तो प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो आपका आंसर हो गया प्लस में 1/√2 और माइनस में 1/√2। यही शून्यक हो गया, इसी में आपको टिक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। तो 8वां पार्ट ऑब्जेक्टिव का बहुत जल्द आपके सामने होगा, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। जिस विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही होगा उसका मैथमेटिक्स में बम्पर नंबर आने के पूरे चांसेज होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को लोग आसान समझते हैं लेकिन ये आसान होता नहीं है, क्योंकि 1 नंबर आएगा या 1 नंबर जाएगा। तो मेरा पूरा प्रयास है कि 1 नंबर जाने नहीं देंगे, उसको लाना है। उसके लाने के लिए चाहे जितना मेहनत लगे मैं करने को तैयार हूँ आपके लिए, लेकिन आप भी मेरा पूरा दिल से योगदान देंगे। तो वीडियो को जरूर प्ले करा कर देखिए और थोड़ा सा चैनल को अभी आपकी ज़रूरत है, आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार यही बात कहना पड़ता है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को देखिए ताकि हमें एनर्जी मिले वीडियो बनाने के लिए और हम आप तक एक से एक अच्छा ज्ञान वाला वीडियो पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो में। गुड नाइट।